हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल डी की। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, देखिए, सबसे मुश्किल हो जाता है जब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया हो तब पढ़ाई करना। एंड आई नो इस समय बहुत लोगों से पढ़ाई नहीं भी हो पा रही होगी, क्योंकि एक तो टाइम कम रह गया, ऑफिस का वर्कलोड होता है एंड मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन एज वी आर अडल्ट्स। सो आप अगर ये ढूंढ रहे हैं कि आप लिमिटेड टाइम में किस तरीके से अपना मैक्सिमम पढ़ सके और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ों को आप थॉरो हो सके, सो दिस इज द प्लेस वेर दिस विल बी हेल्पिंग यू फर्दर, ताकि आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हमारे साथ में कवर कर सकते हैं इन दिस स्पेसिफिक सीरीज। सो दिस इज द लास्ट सेशन फॉर मॉड्यूल डी, क्योंकि मेरे मॉड्यूल ए बी और सी कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई होप आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वो सीरीज वाला पोर्शन देखा हुआ है। और आज हम शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल डी को। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, नंबर वन थिंग एवरीवन, हमारा ना पीवाईक्यू बुकलेट अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दैट इज अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली फ्री। कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सेट आपके पास मिल जाता है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर। सो प्लीज़ गो हैड एंड सबसे पहले वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से वो पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड ज़रूर कीजिए। और आपके पास चारों सेशंस का मिल जाता है, विच इज़ गोना बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मतलब क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लिया तो पता चल जाता है ना कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सो चलिए इसी बेसिस पर शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, सबसे पहले लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था, हु इज द रेगुलेटर ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है, सेबी है, एफएमसी है, या नन ऑफ द अबव? देखिए, वैसे तो ना डेरिवेटिव्स का जो बाकी डेरिवेटिव्स हैं वो सेबी संभालता है, लेकिन आरबीआई के साथ में। ठीक है, सो जब हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की बात करते हैं ना, उसका सिर्फ आरबीआई रेगुलेटर है। ठीक है, इसका रेगुलेटर आरबीआई है। ये हमारी बुक का ही, मैकमिलन बुक का ही क्वेश्चन है। सी, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए, आज हम क्या कवर करने वाले हैं? हम लोग कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ आर बुक, मॉड्यूल डी। अगर हम मॉड्यूल डी की बात करते हैं तो मॉड्यूल डी में क्या है? यूनिट 29 है टैक्सेशन, 30 है आपका जीएसटी, 31 है आपका ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और देन यूनिट 32 है आपका कॉस्टिंग मेथड्स, यूनिट 3 है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 33, 34 इज मार्जिनल एंड 35 इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से चैप्टर्स एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है? चलिए उसका बता देती हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीएसटी, इनफैक्ट जीएसटी और इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देयर इज अ सर्टन सेट जो वो बहुत बार पूछ रहे हैं पेपर में, तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आज क्लास में शेयर भी किए हुए हैं और वो पीवाई क्यूब में भी आए हुए थे, तो वो भी आपके साथ कवर होंगे। एक आपका आ जाता है ये एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के साथ में ना, ये कॉस्टिंग के जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स में से कई बार पेपर आया हुआ है। पेपर में कंट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आए हुए थे, प्रोसेस के आए हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन बन जाता है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल में ना जीरो बेस बजटिंग, जेड आ गया, प्रोग्राम बजट, ये वाले ना थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में पूछे भी गए हैं और ये इसका एक्सपेक्टेड टॉपिक है ही, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला एरिया? बजट एंड बजटरी कंट्रोल वाला एरिया, और ये दो। और मार्जिनल कॉस्टिंग में ना जब आप पढ़ रहे होंगे ना, प्लीज कंट्रीब्यूशन वाला एरिया, पीवी रेशो वाला एरिया, ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आता है। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ द एग्जामिनर। ऑन दिस बेसिस चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर वन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परमानेंट अकाउंट नंबर पैन आर करेक्ट? PAN is a 12-digit alphanumeric. It is used by income tax department and remains unaffected by change of name, address and across the state. It is compulsory to link PAN with Aadhaar. ये recently आया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2022 21-22 में ये चीज़ हुई है। उससे पहले बोल रहे थे कि ये हम कंपलसरी करेंगे करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया था, तो ये वाला पॉइंट तो ठीक है। सेकंड भी आपका ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम बदल जाए, मेरी स्टेट बदल जाए, मेरी आफ्टर मैरिज वुमेन का वो सरनेम चेंज हो जाता है ना, तो आपका कुछ भी हो जाए, आपके एड्रेस तो बदलते ही हैं लोगों के, वो आप सारा कुछ ना इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकते हो। जो चीज नहीं बदलती है वो आपका रोल नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम कहते हैं, वो होता है एक 10 डिजिट का नंबर, और इसका अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें 4 आपके पास डिजिट हैं और 6 इसमें अल्फाबेट्स हैं। दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक।
अल्फा न्यूमेरिक को जब हम देखते हैं तो दिस इज हाउ वी लुक फॉरवर्ड टू दिस। हमारे पास क्या आएगा, पैन के हिसाब से जाएं तो इसके अंदर फर्स्ट तो डेफिनेटली गलत है, सही क्या है सेकंड और थर्ड। तो कहना है इसे, इसका आंसर हो गया ओनली बी। ठीक है, सेकंड और थर्ड ओनली। तो ये आपका आ रहा है इसका आंसर। चलिए आगे चलें। सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू टैक्स regime आर करेक्ट। पता है न्यू टैक्स regime, टू बी वेरी ऑनेस्ट, न्यू टैक्स regime आने से पहले मुझे लगा था बहुत टाइम तक ना, 2014 से मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है एंड देन बीजेपी की तरफ से बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत से प्लान्स आए हैं, बहुत सी चीज़ें बदली भी है हमारे कंट्री में, बट एक पार्ट जो कहीं ना कहीं एज अ पर्सन जो खुद फाइनेंस के फील्ड को बिलोंग करता है, जो कहीं ना कहीं खटक रहा था ना, वो था कि देर वॉज नथिंग कमिंग अप फॉर द मिडिल क्लास। there was nothing big coming up. Income tax was made, they were saying कि मैं इनकम टैक्स में न्यू रिजीम ला रहे हैं, न्यू रिजीम के अंदर हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा था। अब तो ना इन्फ्लेशन आने के बाद से आप ये देखिए ना कि एज अ मिडिल क्लास पर्सन आप लोगों के पास कितनी कमाई हो रही थी, क्या सिग्निफिकेंट अमाउंट हमारे हाथ में आ भी रही थी कि नहीं आ रही थी, बस मेनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग। उसके बाद क्या हुआ, अभी रिसेंटली आया है, दैट इज अप टू 12,75,000 तक हमारा क्या आ गया, हमारे पास टैक्स में एग्जेम्पशन है। वो ऐसे है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है, और 75,000 जो है ना, ये आपकी सैलरी के ऊपर डिडक्शन अवेलेबल। लेकिन ये तो आज की बात है, हमारी बुक जो है वो 2022 की बनी हुई है, तो उसमें सब कुछ पौराणिक ही दिख रहा है। तो वो वाला पार्ट इसमें दिख रहा है, तो आपको पहले भी वो फॉलो करना है। बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए मेजर आई है। सो दिस इज़ वेयर आई वुड रियली अपलॉड द गवर्नमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन तो थी कि कहीं किसी पॉइंट पर आकर दिस थिंग शुड बी कंसिडर्ड, बिकॉज इन्फ्लेशन की सबसे ज़्यादा मार पड़ती ही मिडिल क्लास पर है। एंड व्हाट वाज द पर्टिकुलर बिग स्टेप दैट दे वर टेकिंग, राइट। सो हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट देयर। बट अब चलो, अब इस बारे में और ध्यान से बात करते हैं। ये जो न्यू टैक्स रजीम लाए थे, वो कहता है ये न्यू सेक्शन लेकर आए, 115 BAC जो इंसर्ट किया गया था अंडर फाइनेंस एक्ट 2020। वैसे ना BAA भी आया, BAB भी आया और BAC भी आया, तीन आए थे। और इट गिव्स एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट एंड न्यू कंसेशनल रेट्स फॉर फोरगोइंग प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम्पशन और डिडक्शंस। अच्छा, ये जो पुराने वाला सिस्टम था ना, उसमें हमको एक तरह से एक सिस्टम मिलता था कि आप सेविंग कर लो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पीएफ में पैसा डाल दो फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप बच्चों के ट्यूशन फीस में लगा रहे हो स्कूल वाली, वो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, सो गवर्नमेंट ने ना डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस बनाई हुई थी। नए सेक्शन में आकर वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी हम कोई डिडक्शन नहीं दे रहे। ठीक है, वंस द कंपनी ऑप्ट्स फॉर द कंसेशनल के रेट कैन नॉट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ इट। ये वाला पॉइंट उन्होंने सही भी रेज किया। यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर इट कि अभी इस पे जाएंगे फिर बाद में उस पे जाएंगे फिर विड्रॉ कर लेंगे, कहते हैं वो मजाक नहीं करना आपने। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो गया, हमारे पास जो न्यू सेक्शन है 115 BAC वाज इंसर्टेड इन द आईटी। ये तीनों पॉइंट सही है क्योंकि ये 2020 में ही आया था, और ये दोनों चीज़ें भी एग्जैक्टली सही हैं, तो मैं इसका आंसर बताऊंगी, इसका आंसर इज डी। तीनों के तीनों पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। Under Income Tax Act 1961 dash provides the income exempted from being included in total income while dash is the deductions। अच्छा, अभी हम पढ़ के आए, मैंने अभी बताया भी डिडक्शंस जो हमको सुकन्या समृद्धि अकाउंट, FD, LIC और कौन सा था, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, इन सब में आप जब आप पैसा डालते हो, इसके वो बोल देते हैं कि ये पैसा तो आपने एंजॉय नहीं किया, इस पे तो आपने मतलब पैसे आए आपने इन्वेस्ट कर दिए, और वो भी गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब जगहों पर, तो क्यों टैक्स लगवाना आपसे। तो इस चीज़ का जो टैक्स है वो एग्जेम्पशन के तौर पर आपको मिल जाता है। बट ये एग्जेम्पशंस है किसके अंडर, ये सारी एग्जेम्पशंस है चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो है आपका सेक्शन 80C टू 80U, इसका पूरे नंबर ऑफ सेक्शंस ये हैं। ठीक है, और ये जो इनकम एग्जेम्प्टेड है ना, वो सेक्शन आपके पास एक्चुअली आ जाती है सेक्शन 10 के अंदर। 10 का सबसे पहला 10(1) इज अबाउट एग्रीकल्चर। तो ये आपकी जो सेक्शंस जिसमें आपकी सारी एग्जेम्पशंस है ना, एग्जेम्पशन यानी जिसको आप बताओगे मैंने इनकम कमाई, उस पर इनकम टैक्स बोलेगा ठीक है टैक्स नहीं देना। और 80C टू 80U आपके डिडक्शंस है, आपने पैसे कमाए और लगाए एंड देन वी कैन से कि हाँ ये चल रहा है इसका। ओके, बेस्ड अपॉन दिस द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन, पर्सन भी हमने कई टाइप के सुने थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी है, बट लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। 10 मिनट सीरीज में भी ये कवर्ड होगा आई थिंक। इंडिविजुअल, देन HUF, और कौन कौन होते हैं, देन वी हैव पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, देन वी हैव पार्टनरशिप फर्म, फिर क्या आता है अपनी कंपनी, चार तो यही हो गए। इसके बाद आ जाती है हमारी AOP एंड BOI। फिर हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल
ज्यूरिडिकल पर्सन्स, मतलब जो हमारे वो नहीं है, पीयू हो गए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई, केयू हो गया, मद्रास यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे आपके आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स विच आर डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब वो कहते हैं ये जो डेफिनेशन पर्सन की किसके अंदर लिखी हुई है, सेक्शन 4, सेक्शन 2, सेक्शन 8 और सेक्शन 10. ये दी है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 31. सेक्शन 2 के अंदर डिफाइंड है ये. ठीक है, कितने टाइप के पर्सन होते हैं ये सेक्शन 2 में डिफाइंड है. ये सेक्शंस क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पिछले कुछ टाइम से स्पेशली आप आगे जाएंगे ना, आप BRBL करेंगे CIB के अंदर जाकर, उसमें भी उन्होंने सेक्शन पूछने शुरू कर दिए हैं. तो आइडिया हो जाता है कि ठीक है, एंटिसिपेटेड है, अगर वहां जा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ भी उस चीज का इसी तरीके से कर दिया जाए, राइट. देन सेक्शन 80TTA जो है वो किस चीज से रिलेट करता है पेपर में ना, 80D के रिगार्डिंग पेपर में पूछा जा चुका है. सेक्शन 80D, अगर याद करने का तरीका बताऊं, D फॉर डॉक्टर, ये मेडिक्लेम के लिए होता है, इंश्योरेंस का जो आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं ना, ये उसके लिए. इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, कहाँ आएगा. 80TTA मिलता है आपको और मुझे अगर हम 10,000 रुपए तक सेविंग्स अकाउंट में हमारे पास इंटरेस्ट आता है, वो कहते हैं माफ करो, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना आपको. ठीक है, दिस इज फॉर अस द पीपल हु आर बिलो 60. Then align the listed goods and services with their corresponding GST rates. Education service 0%. Functional footwear below 500 is 5%. Ice cream is 18%. अच्छा, इसमें एक और ऐड कर दूं, ये एक्चुअली 0, 5, then we have 12, then we have 18 and then we have 28. ये हैं आपके स्लैब्स ऑफ GST. याद करने का मेरा तरीका था 0, 5, 12, 18, 28. अगेन इट इज़ योर कॉल, आप कैसे याद करते हैं. जिसको हिंदी में काउंटिंग आती है उसमें ना ये थोड़ा सीक्वेंस राइम स्कीम के साथ बन जाता है. अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ये याद करने का तरीका ज़रूर शेयर कीजिएगा. किसी भी तरीके से अगर हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं लर्निंग के डिफरेंट पैटर्न्स में तो क्यों नहीं, है ना. आई एम ओपन टू दैट. चलिए अब हम बात करते हैं कि किस पर 0% है. एजुकेशन सर्विसेज पर GST नहीं लगता, सब माफ है. अब आप पढ़ाई पर भी GST लगा दोगे तो बच्चों के पास तो रीजन बन गया कि नहीं पढ़ना जी. क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो उस पर GST लग रहा है, महंगाई आ गई है, बहुत मुश्किल हो गया. गवर्नमेंट कहती ना हम नहीं लगाते पढ़ाई के ऊपर, तो ये वाली चीज तो उन्होंने डायरेक्टली कह दी. सो दिस इज नॉट अलाउड. इसका 0% ही चल रहा है अभी भी. और आइसक्रीम पर 18 ही है और फुटवेयर पर आपका ये, तो मतलब अगर मैं इसका आंसर ढूंढूं तो ABC जिसमें होगा वही आपका आंसर बन जाएगा. तो द करेक्ट आंसर इज A, GST के रेट्स. अच्छा एवरीवन, प्रिपेयर करते हुए ना डोंट बी स्केर्ड बिकॉज आई थिंक अभी टाइम तो कुछ रहा ही नहीं है. बस IE एंड IFS पर बैठना पड़ेगा और उसके बाद बैक टू बैक ध्यान रखना है. AFM और PPB दोनों साथ में आ रहे हैं. डरा भी रही हूँ, थोड़ा डरना बनता भी है, क्योंकि नहीं डरेंगे ना तो पढ़ाई नहीं करेंगे. अडल्ट है ना, हम लोग पैनिक में जल्दी काम करते हैं. अगर आपको टेंशन होती है ना तो आप ज़्यादा अच्छा काम करते हो. और अगर किसी को टेंशन लेकर डर लगता है, फिर एक काम कीजिए, अपने सामने ना एक पेज पर ना लिख लीजिए मैंने इसके इतने चैप्टर्स खत्म कर लिए, मैंने इतने इसके चैप्टर्स खत्म कर लिए. ये मेरा पढ़ने का तरीका रहा था जब मुझे अपने आप को शर्म दिलानी होती थी कि मैंने पूरे दिन में पढ़ा क्या है. तो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग. आप जब बुक के अंदर कहीं टाइप कर देते ना टिक लग गया ये चैप्टर, उस दिन के बाद की जो खुशी होती है वो स्टूडेंट की सेम रहती है, वो जिस मर्जी उम्र का हो जाए. सो दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग. तो जब भी पढ़ने बैठेंगे ना अपनी अप्रोच के हिसाब से चले. जो टेंशन में पढ़ते हैं वो टेंशन लेकर पढ़ना शुरू कर दे, जो बिना टेंशन लिए बेटर पढ़ते हैं तो आप अपनी टेंशन को साइड पर रखकर प्रोडक्टिविटी पर उतरें. तो ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो, बिकॉज एवरीबडी स्टडीज इन देयर ओन मैनर. बट अल्टीमेटली JIB का एग्जाम है, बिना पढ़े देंगे तो जो भी आपको गाइड कर रहे हैं ना कि एंड में मैराथन देख लीजिएगा फिर आराम से क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ उनकी मत सुनेगा. क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने एंड में मैराथन देखे लेकिन उन्होंने साथ साथ पीछे सब कुछ पढ़ा भी हुआ था. मैराथन तभी तो समझ में आएगी, अगर आपको यही नहीं पता ABC के तो पेपर में कैट मैट रैट कैसे समझ में आएगा. सिर्फ एक मैराथन में तो क्वेश्चन आंसर ही हो रहे हैं, अब वो सेम क्वेश्चन आ गया फिर तो सब समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. तो लेट्स बी ओपन टू दैट फैक्ट कि पढ़ना पड़ेगा. सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और साथ साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दें. नाउ कमिंग बैक, अजय एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया था दैट कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टू हिज क्लाइंट. रवि, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्करेज कंजम्पशन एंड इनकरेज सेविंग्स. डज इट. वैसे तो काइंड ऑफ यस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ने बड़ी इन्फ्लेशन लाई होती है. GST ने तो हमारे कंट्री में बड़ी डाली थी, तो मैं तो कहूंगी कि हाँ ये बात तो सच ही है. ठीक है, तो ये तो बात सच है. डायरेक्ट टैक्सेस कवर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ना ना ये इनडायरेक्ट करता है.
डायरेक्ट टैक्स नहीं करता, क्योंकि दूध के ऊपर भी है, मतलब खाने पीने की हर चीज के ऊपर ही जीएसटी है। कुछ चीजों पर ही नहीं लग रहा, बाकी तो सब जगह जीएसटी है। वो उनकी इच्छा है किस पे जीरो रख रहे हैं, किस पे नहीं रख रहे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स उस पर लगता है जो उस कमाई से ऊपर कमा रहा होता है। सो जैसे अभी स्लैब रेट चल रहे थे, पहले 5 लाख तक का था, अब 5 लाख से ऊपर पर टैक्स था। तो क्योंकि उन्होंने कुछ एग्जेम्पन दी हुई थी, रिबेट बोलते हैं उसको, कि अगर आप 5 लाख तक कमा रहे तो ठीक है, तो 87A के अंदर आप रिडेम्पशन उसका उसको आपका जो टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा। सो डायरेक्ट टैक्स सबको अफेक्ट नहीं करता, हमारे कंट्री में पे करने वाले बस इतने से लोग हैं। देन डायरेक्ट टैक्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि इसी ने ही तो लोगों को इक्विटी में पैसा डालने पर मजबूर किया था। क्योंकि गवर्नमेंट कहती थी आप इक्विटी में पैसा डालो, इक्विटी लिंक सेविंग्स में पैसा डालो, तो हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे उतनी इनकम के ऊपर। तो सब भागने लगे उस चीज की तरफ। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो वाला चीज है कि वो डिस्करेज कर देता है आपकी कंजम्पशन को और इनकरेज करता है सेविंग को। जब चीज इतनी महंगी हो जाएगी तो पर्सन क्यों खरीदेगा। अब फोन लेते वक्त 28% का जीएसटी पड़ जाता है, गाड़ी लेते वक्त उतना पड़ जाता है, जो गाड़ियां कभी 4 साढ़े 4 की थी आज वो 7 लाख पे पहुंची हुई हैं, और कुछ चेंज भी नहीं हुआ उस गाड़ी पे। वो पहले अगर लोग ले रहे थे तो वो 4 5 में ले रहे थे, वही ब्रैकेट अब उठ के 7 8 पर पहुंच गया उन बेसिक कार्स के लिए। तो लोग फिर कंजम्पशन के लिए सोचते हैं। सो दैट्स वन पर्टिकुलर ट्रूथ। Okay. Which initiative has been introduced by Indian government to encourage GST billing? Invoice incentive scheme. Then that is Mera Bill Mera Adhikar. Then we have the tax rebate program for small businesses, GST compliance drive या goods and service tax awareness campaign. ना ना, बेस्ट थिंग इज आप लोगों को बोलो कि भैया आप बिल जरूर कलेक्ट करो। जब बिल आएगा तो जीएसटी कट के ही आएगा, वरना क्यों जाएगा। तो वो ब्लैक मनी को और अक्यूमुलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ रॉन्ग वेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्करेज कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब अगला आता है, आउट ऑफ द टोटल 33 मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, हाउ मेनी ऑफ देम रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने लोग होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ 2 लोग होते हैं। ठीक है, द आंसर इज 2। Next is, what is the correct method of XYZ clothing store to calculate its tax liability under GST system, considering the GST collected from the customers and the input tax credit availed on inventory purchases. XYZ clothing store tax liability is calculated on the by the total sales revenue without considering ITC. क्यों भाई? आईटीसी तो आपका काउंट होगा। अगर मेरे पे टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है, तो मैंने जीएसटी पे भी तो किया हुआ है ना। अब कुछ जगहों पर आपने जितना, देखिए मैं टैक्स देती भी हूँ और मैं कलेक्ट भी करती हूँ। जैसे मैंने जब गुड्स खरीदे थे, ऑर्गेनाइजेशन जब गुड्स परचेज कर रही थी, तो जीएसटी पे करके आई थी। तो जो जीएसटी पेड था उसको हम बोल देते हैं इनपुट, क्योंकि हम बोलते हैं जे कि हम पे तो करके आए। और जब इन्हीं गुड्स को आगे बना बुनू के आप बेचते हो तो आप जीएसटी आपकी लाइबिलिटी बन जाती है ना। तो आप बोलते हो कि मेरी टोटल लाइबिलिटी बनी 25 रुपए, पीछे हम 5 रुपए पे करके आए हुए हैं, तो मतलब अब मैंने पे करना है सिर्फ 20। तो ये ना इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। आपका बी पॉइंट कहता है एक्स वाई जी कैलकुलेट्स द टैक्स लाइबिलिटी, नहीं है कैलकुलेट नहीं करता। ये क्या करते हैं, दिस डिटर्मिन्स द टैक्स लाइबिलिटी बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये समिंग अप कह रहा है, ये सब्ट्रैक्टिंग करते हो आप। इनपुट माइनस आउटपुट करोगे तभी जाकर आपका चीज बनेगी, बचा हुआ कितना आपने जीएसटी देना या लेना है। तो वो वाली चीज यहाँ आ जाती है। आपकी आउटपुट ज्यादा है यानी आपको पे ज्यादा करनी है, तो इनपुट माइनस करके जो बच गया वो आता है। जब आप जीएसटी की आउटपुट लाइबिलिटी यानी जो आपने पे करना है उसमें से इनपुट को माइनस कर देते हैं, जो बचता है दैट इज योर जीएसटी लाइबिलिटी जो आपने पे करनी है, और ये प्रोसेस को कहा जाता है आईटीसी। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, द आंसर इज सी। Then comes Ramesh, a trader from Uttarakhand, sells goods to Suresh of in Delhi in 10,000. Invoice उसने issue कर दिया था 1st जनवरी को. Payment is made by 15th January. The goods are delivered on 10th of January. ठीक है, आपकी invoice date is 2023 का 1st. पेमेंट गई है उसी की 15th जनवरी को, और गुड्स को डिलीवर किया गया है 10th को। तो व्हाट वुड बी द आंसर? देखिए अगर ना ये तीनों चीज हो ना, विच एवर इज अर्लियर आपको देखना होता है। अगर आपने इनवॉइस अपने टाइम टेन्योर जितना आपका उसका होता है ना, इसके स्पेसिफिक एरियाज है 30 डेज में, 45 डेज के अंदर अंदर आपको ना
बिल इशू करना होता है, सॉरी, अगर हमने टाइम टेन्योर के अंदर दे दिया तो विच एवर इज अर्लियर आप उसको बुक करते हो। तो इस हिसाब से सबसे पहले कौन सा आ गया, इनवॉइस डेट आपकी 1 जनवरी 2023 थी, वही आपकी बन जाती है डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर होता है इसमें। Then consider the following statement regarding the cost accounting standards that and identify which one are correct. Cost accounting standards have been issued by ICAI. नहीं, ये नहीं करते। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एम एट अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, चलो ये तो करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबका सेम ही रहता है, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग के चाहे नॉर्मल अकाउंटिंग के, जो मर्जी हो, काम तो इनका वही सेम ही है। अब तीसरा कहता है सो फार द कॉस्ट 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इशूड। करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड सही है, थर्ड सही है, आईसीआई नहीं इशू करता, सीएमए है ना इसके लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन करती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड टूल्स फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स? हमने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का क्या करना है? अच्छा, तो हाँ वैसे खैर दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में अपने पास में ना वेरिएंस वगैरह आ जाता है। ठीक है, दोनों ही आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ये नहीं करते बेसिकली हम लोग यहाँ, एनालिसिस तो करते हैं और साथ में स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आई विल गो फॉर द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहता है दैट इट डैश इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। कौन सा आएगा? आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, एलोकेट, किस चीज को लेकर? रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस को इकट्ठा देखने वाली चीज कौन है हमारे पास में? एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। नहीं, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। जस्ट अ मोमेंट। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वॉल्व करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ऑर्गेनाइजेशन ना आइडेंटिफाई भी कर रही है, मेजर भी कर रही है, एलोकेट भी कर रही है और कम्युनिकेट भी कर रही है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, तो इसमें तुम कॉस्टिंग की तरफ ही जा रहे हैं ना इसकी, तो आई थिंक चीज़ तो वही बनी, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप ना इसके अंदर क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, उसकी वैल्यू निकालोगे तभी सेलिंग प्राइस निकलेगी, फिर एलोकेट करोगे, और ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की तरफ, क्योंकि सर्विसेज की भी कॉस्ट निकाली जाती है, तो इसका आंसर सी ही आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग ही है इसका आंसर। If the total cost of the contract is 500 lakhs and the cost already incurred is 200 lakh, then what is the profit to date if the total estimated profits from the contract is 100 lakh? क्वेश्चन कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपकी 500 लाख है और उसमें से जो ऑलरेडी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है वो 200 है। व्हाट इज द प्रॉफिट टू डेट, अगर आपका जो टोटल प्रॉफिट है, देखिए टोटल प्रॉफिट अगर आपका 100 है और आपने 200 का काम खत्म कर दिया आउट ऑफ 500, तो आप चेक कर सकते हो ना कि कितनी वेटेज बनी, दैट इज 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 500, परसेंटेज वाइज हमारा 40% वर्क कंप्लीट है, तो 40% के हिसाब से 100 lakhs का 40% बन गया आपका 40 लाख। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हो, जितना आपका प्रोपोर्शन हो गया उतना ही आपको पे करना है, साफ सी बात है। वैसे तो इससे कम दिया जाता है, वो कहते हैं उसको रिटेंशन मनी, पूरा पैसा भी नहीं देते, क्योंकि अगर आप पूरा पैसा लेबर को दे दोगे तो वो दोबारा अपना काम थोड़ी कंप्लीट करने आएगी, तो आप हल्का सा पैसा अपने पास रिटेन करके रखते हो, उसको रिटेंशन मनी कहते हैं। चलिए, ये रहा इसका आंसर। परसेंटेज में निकालना है परसेंटेज में निकाल लीजिए, ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए। डन।
चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉस्ट प्लस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉस्ट प्लस टाइप होता है जिसमें पहले आपने कॉस्टिंग निकाल ली और कॉस्टिंग के बेस पर आपने अगला उसमें क्या करना है, प्रॉफिट या कुछ भी प्लस करना है। Under this type of contract, the contract price is based on the cost actually incurred plus the percentage of profits or fixed profits। मतलब आपके किसी भी तरफ जा रहे हो, आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालते हो या फिक्स प्रॉफिट निकालते हो। In this, the customer may use the service of an auditor to examine the cost and may not allow some of them. Which of the following is true? कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, टोटल अपनी कॉस्ट निकाल लेनी है और बोलते हो कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो इसके बाद वाला होगा। पता है, देखिए जो भी कॉस्ट होएगा वो तो पैसा जितना लग रहा है उतना ही आएगा, तो वो बात गलत हो जाएगी। उसके ओवर एंड अबव जो होगा ना उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का आंसर इज बेसिकली, इसका सिर्फ आपके पास में फर्स्ट तो सही है। एंड इन दिस कस्टमर मे यूज द सर्विस ऑफ एन ऑडिटर, हाँ ये भी कर सकते हैं। सेकंड वाला पॉइंट भी सही है, फर्स्ट तो डेफिनेटली सही है, सेकंड भी सही है, क्योंकि अगर उसको लगेगा कोई कॉस्ट नाजायज है तो वो निकलवा भी देगा, ठीक है ना, वो काउंट नहीं करेगा। ये भी हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस नाजायज का भी कॉस्टिंग बढ़ाने की कोशिश करती हैं जो वो बनती नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, द प्रोडक्ट्स इंसिडेंटल टू द प्रोडक्शन ऑफ मेन प्रोडक्ट्स आर नोन एज बाय प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट और ऑक्सिलरी प्रोडक्ट्स। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो उसके साथ में कुछ और बन जाए, जैसे शुगर केन है, शुगर केन के साथ में जो उसके छिलके होते हैं विच इज कॉल्ड बगास, वो आपका अगर साथ में जनरेट हो ही गया वो भी बिकता है। तो इसका मतलब मेन तो शुगर केन जूस हो गया, लेकिन जो बिक रहा है वो भी तो आपका एक बाय प्रोडक्ट है, बनाना नहीं था लेकिन बन गया है, तो वो हम बेचने को यूज कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वो शुगर केन की जो वो आपकी पूरी जो लेफ्ट ओवर होता है, दैट पर्टिकुलर लेफ्ट ओवर इज यूज इन मल्टीपल एरियाज। उसको आप कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन मेक फाइबर आउट ऑफ इट, बायोफ्यूल भी उनमें से बन जाता है, उसको आप मेन्योर की तरह यूज कर लेते हैं, इसको फाइबर की तरह यूज करके ना इसकी चीजें भी बनाई जाती है, तो मल्टीपल जगह इसका इस्तेमाल तो है। ऑप्शन ए, बाय प्रोडक्ट। और ये बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जो मेन प्रोडक्ट की वैल्यू है इसकी वैल्यू उससे कम है। In accounting, there are various methods of for treating variances. Among these methods, which one is used to even out variances over time and create a reserve for future periods? आप देखिए, आप क्या कर रहे हो, वेरिएंसेस को पहले स्टडी करोगे। वेरिएंस मतलब सोचा था क्या और क्या हो गया, है ना। जहां जहां पर आपने सोचा था क्या और क्या हो गया वाली चीज हो रही है, यू नीड टू फाइंड आउट वेयर इज द डेविएशन। सो टिल द टाइम यू डोंट नो द डेविएशन, तब तक आपको देखने में मुश्किल आएगी, तो आप प्लान करेंगे और प्लान को अचीव करने की करेंगे कोशिश। जब आप प्लान को अचीव करने की कोशिश करेंगे, दैट इज टू बी कवर्ड है, इट इज ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, एलोकेशन ऑफ वेरिएंस टू इन्वेंट्री अकाउंट, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। देखिए इसमें ना जो भी आपका बन रहा होता है ना, देखिए बात ये होती है, वेरिएंसेस क्या है, हमने जो सोचा था हम उससे कितना अलग चले गए। अब ये उसको स्टडी करने को जब हम कहते हैं तो वो तो आपका यहाँ पर डिफाइन हो गया। सो उसका अप एंड डाउन जाना इज समथिंग दैट यू विल फाइंड है, तो इसका ट्रांसफर टू रिजर्व इज द करेक्ट पॉइंट। अच्छा, इसी के बेस पर ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, बस एक बार बेस समझना बहुत जरूरी है कॉस्टिंग वेरिएंस का। ए बी सी मैन्युफैक्चरिंग बजट। अच्छा एवरीवन, जिनको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है, 2 मिनट रुक जाइए, कुछ नहीं हो रहा, इसको क्वेश्चन को करिए जरूर। नोटबुक पेन साथ में रखिए, क्योंकि ना छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, जेन्युइनली बता रही हूँ। क्वेश्चन करेंगे आप बोलेंगे मैम आप ये क्वेश्चन दे रहे थे, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, बट बात ये है कि आप साइकोलॉजिकली डरना नहीं होता ऐसे क्वेश्चन देख के कि ये एक न्यूमेरिकल आ गया चलो स्किप कर देते हैं। ये बहुत लोग करते हैं, बट द फैक्ट इज पेपर में तो फेस करना ही है, कितने स्किप कर लेंगे, तो वो 20-25 मार्क्स फ्री में गंवाना तो पाप है। अगर हम पढ़ ही सकते हैं और छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, इजंट इट। चलिए करते हैं इसको भी। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग बजटेड टू यूज 5000, आपके पास 5000 यूनिट्स है, उसकी कॉस्ट क्या है, 8 रुपए है, ठीक है। ये आपने सोचा था, स्टैंडर्ड है, सोचा था क्या और क्या हो गया, एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल आपके पास हुआ। स्टैंडर्ड कॉस्ट को छोड़िए, अब ये रहा एक्चुअल यूजेज जो हुई, 4800 यूनिट्स लगे, एक तो यूनिट्स कम लगे, लेकिन हाई महंगाई 8.20 पर हमने बाय किया। हमने सोचा क्या था एवरीवन, 5 8 तो सीधा हो गया, ये तो 40 आ गया। 40,000 रुपए हमने सोच के चले थे, एक तो यूनिट्स कम लगे, ठीक है, और ऊपर से पैसे ज्यादा लग गए पर यूनिट के,
तो मतलब आई एम करंटली एट 39,360 रुपीज़। कोई ज़्यादा बचत नहीं हुई, जबकि अपने 200 यूनिट कम रखे हैं उसके अंदर। तो अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, सोचा था क्या 40,000 और क्या हो गया, लगे कम। ठीक है ना, बट द फैक्ट इज कि यहाँ पर हम फेवरेबल में है या फिर अनफेवरेबल में है। एक्चुअली इसमें होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, हम उसको फॉलो करते हैं। सो इसके हिसाब से आपका आंसर एक्चुअली डी हो गया। ठीक है, आपका सिचुएशन इज एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड, नहीं स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है, एस सी माइनस ए सी होता है। तो इसका आंसर आपके पास फेवरेबल आएगा, जितना आपने सोचा था उससे कम लगा है, ये उल्टा आएगा, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये मैं सही भी कर दूंगी अभी, यार इधर कर ही देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज आई एम सॉरी, बस एक मिनट दे दीजिए। आंसर इज फेवरेबल। ये अनफेवरेबल नहीं है, ये फेवरेबल है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, उल्टा होता है। चलिए जी, जो भी इसकी पीडीएफ वगैरह लेते हैं वो इसका पीडीएफ देख सकते हैं, मैंने उसमें वो करेक्ट कर दिया है। ठीक है एवरीवन, ओके ये आ गया, इसका आंसर इज 640 फेवरेबल। अब चलिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉसिबल रीजंस फॉर मटेरियल यूजेज वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। मटेरियल यूजेज मतलब मैंने ना सोचा था कि मेरे इतने यूनिट लगेंगे, लेकिन मेरे उससे कम लगे, हो जाता है ना कई बार हमारा यूनिट जो होता है वो कम लगता है जितने हमने सोचे होते हैं। वो कब होगा, क्या होगा जिसके कारण हमारे यूजेज जो है वो क्या है, पॉसिबल रीजंस क्या है, कि हमारा या तो कम लग गया है, ज़्यादा लग गए, चोरी हो रही है छोटी मोटी, पिल्फरेज हो गया, लीकेज हो रही है किस तरह की, या इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल। इनमें से किसी के भी कारण क्या हमारी यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। द आंसर इज यस। ठीक है, तीनों के तीनों से होती है। Next point. Which of the following are the features of marginal costing? Marginal costing consider not only variable cost but also fixed cost. Marginal costing is often used for break-even analysis. Marginal costing involves both cost recording and cost reporting. First only, first and second only, second and third only, or first and third everyone. Marginal costing होता क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग वो कॉस्टिंग है जो बड़े प्यार से कहती है आप ना वेरिएबल पर ध्यान दो। क्यों, क्योंकि ना कहते हैं फिक्स्ड के ऊपर ध्यान देके कुछ नहीं मिलना, क्योंकि फिक्स तो आइडियली मेरे को पता ही है कि वो पैसे लगने ही हैं। जिस पैसे का आपको पता ही है कि लगने हैं, आप उसके पीछे क्यों पड़े हो। ठीक है ना, अगर आपके जितने रुपए लगने ही है वो लगने ही है, वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड चल रहा है, आप फिक्स्ड वाले को छोड़ो, आप मार्जिनल यानी वेरिएबल की तरफ फोकस करो। तो वो कहते हैं इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आया, फर्स्ट सेकंड आया, सेकंड एंड थर्ड आया, या फर्स्ट एंड थर्ड आया। Which of the following are the features of marginal costing? मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल तो होता ही है लेकिन फिक्स नहीं होता, ये फिक्स को ध्यान नहीं देता। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑफन यूज्ड एज फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, यस, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपको पता होती है ना कि देखो मेरे मोटे मोटे इतना रुपए लगते ही हैं, आपको पता है कि आपको इससे ज्यादा ही कमाना पड़ेगा। अगर मुझे पता है मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, मेरे को वाटर का बिल भी पे करना है, मेरे को अपने यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरियां देनी है, ये कंजम्पशन पर बेस्ड है, ये फिक्स्ड है, ये दोनों होंगे तभी जाकर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। कि देखिए मेरे टोटल हर महीने के 200 रुपए तो लग रहे हैं, भगवान ये 200 रुपए तो रिकवर हुए, हमें ये देखना है ना। तो इसका मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट रिकॉर्ड भी करता है और कॉस्ट रिपोर्ट भी करता है, वो भी करता है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्टिंग कितनी लग रही है कितनी नहीं लग रही है उसको लेकर बड़ा क्लियर है। तो फर्स्ट को तो छोड़ दीजिए, सेकंड और थर्ड तो पक्का सही है। अच्छा अब भागना नहीं है, फिर से आ गया न्यूमेरिकल, आई हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स, बैंकर्स को लगता है बस न्यूमेरिकल आ गया छोड़ो आगे चलते हैं, बट सच्ची बता रही हूँ बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पिछले प्लस माइनस करना था, यहाँ भी कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर डिवाइड है।
कंपनी एक्स हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 50,000 एंड सेलिंग प्राइस क्या है आपका 20 रुपीज है. द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10. क्वेश्चन कहता है ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए यूनिट्स के अंदर. बट बात ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पोजीशन है जिस पर मैंने अगर 100 रुपए लगाए हैं, मेरे 100 रुपए हो गए रिकवर और मेरे को आगे शांति कि चलो एटलीस्ट लॉसेस तो नहीं हुए. तो मैं इस पोजीशन से एटलीस्ट एक पीसफुल सिचुएशन पर आ रही हूँ. आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सैड, बट आई एम जस्ट इन अ जोन कि ठीक है चीज हो गई. तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 10 रुपए. मेरे को ये देखना है कि भगवान किसी भी तरह से मेरी ना वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसका पैसा और फिक्स कॉस्ट का पैसा पूरा रिकवर हो जाए. यही प्रार्थना करता है जब कोई पर्टिकुलर पर्सन ब्रेक इवन पॉइंट को रीच करने की कोशिश करता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? द ब्रेक इवन पॉइंट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन. कैसे निकालते हैं? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ₹50,000 एंड योर कंट्रीब्यूशन हेयर इज कंट्री कैसे निकलती है? सेल्स में से जस्ट डिडक्ट द वेरिएबल कॉस्ट. दिस विल गिव यू द कंट्रीब्यूशन. सेल्स कितनी थी जी आपकी? सेल्स थी आपकी 50,000 की. नहीं, सेल कितना था? सेलिंग प्राइस वॉज 20 रुपीज है ना. सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज 20 और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखेंगे ना तब यूनिट्स निकलते हैं. तो 20 में से आप माइनस कर दीजिए, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 10. तो मतलब आपके पास 10 रुपए बचते हैं और आप भगवान से प्रे करते हो ये 10 रुपए जितने भी पर यूनिट है मैं इतने यूनिट तो बना ही दूं कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो पूरी निकल ही जाए, है ना. वेरिएबल तो मेरी पर यूनिट है, ठीक है, यूनिट बनाएंगे उस पर खर्चा आएगा. बस किस तरीके से इतनी कमाई हो जाए कि मेरी ये फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 रिकवर हो जाए. वो कितने यूनिट बनाने पर रिकवर होगी? दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्री. वो कितना आया? 5,000. आ गया. इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. कुछ नहीं, एक डिवाइड ही तो किया. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया और उसको डिवाइड कर दिया आपकी फिक्स कॉस्ट से. कुछ नहीं करा है मैंने. देयर इज नथिंग बिग जो मैंने इस क्वेश्चन में किया है. बट अगेन कई बार ना थॉट ब्लॉक हमें बहुत रोकती है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है. ठीक है. फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन होगा इसमें. 5,000 है इसका आंसर. ये करेक्ट कर रही हूँ. अच्छा, इसका ना आंसर्स भी साथ में ही दिए हुए हैं, तो जब भी आप इसकी पीडीएफ देखेंगे ना आपको साथ में मिल जाएगा. पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी. ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. इसका आंसर ये रहा. डन एवरीवन. अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द जीरो बेस्ड बजटिंग. जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? जब भी ना कोई बड़ा मेजर बदलाव आता है, आपके ना जो बेसिक कोर अजम्पशंस होते हैं ना, आपके वही हिल जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन पहले चल रही होती है पुराने अजम्पशंस पर, उसको हर बार कहती है इसमें थोड़ी सी महंगाई आ गई, इसको 10% बढ़ा दो, इसको 5% बढ़ा दो. जब उस पर वो सुखी सुखी चल रही थी तभी ना दुनिया में घनघोर मुसीबत आई. कोविड आया. अगर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस कोविड से पहले डिफरेंट चलती थी, कोविड में तो सबके प्राइसिंग हिल गए, सबका काम हिल गया, तो सबकी वर्किंग भी हिल गई. तो जीरो बेस्ड बजटिंग कहता है जब भी आपको कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपकी बुक्स में या सोसाइटी में दिख रहे हो, तो आपकी जो पुरानी एंटिसिपेशंस जिन पर आप चले आ रहे हो वो हो जाती हैं फेल. जब वो फेल हो जाए तो रोना नहीं है. आप ना नए बेसिस के साथ आप नया बजटिंग का प्रोसेस शुरू कीजिए. इसका मतलब इसमें कोई पुराने बेसिस नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं जीरो बेस बजटिंग. बजटिंग दैट मेक्स इंक्रीमेंटल चेंजेस टू लास्ट ईयर बजट नहीं, क्योंकि आप उसको एडजस्ट नहीं कर रहे हो. बजटिंग विद नो रेफरेंस टू प्रीवियस बजट्स ये हो सकता है. बजटिंग दैट इंक्लूड्स ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर नोप. इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है नोप. जीरो बेस बजटिंग कहता है जो आपके पुराने अजम्पशंस चले आ रहे थे उस पर कुछ प्लस माइनस मत करना, वो तो बदल ही रहा है और कंप्लीटली बदल रहा है. ठीक है. डन. अब अगली बात क्या आती है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजटिंग विद नो रेफरेंस टू प्रीवियस क्वेश्चंस. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
which of the following is a key component of performance budgeting? performance budgeting का key component क्या है? that is number 1 आपका क्या आ जाता है? comparison of profits only, focus only on capital investment, preparation for performance reports, comparing budgeted versus actual performance. कितने खतरनाक वर्ड्स हैं. परफॉर्मेंस बजटिंग क्या चेक करता होगा? परफॉर्मेंस ही देखता होगा, कहाँ पे थे, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे खत्म किया. तो प्रॉफिट्स को थोड़ी देख रहे हैं वो सिर्फ. ना ही वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करता है, ना ही कभी आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को छोड़ सकते हैं. मैं अपना काम करी जाऊँ और ये ना सोचूं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलती है, उसके कोर क्या है, तो काम खराब हो जाएगा. तो इसका मतलब सी है इसका. preparation of performance reports, comparing budgeted versus actual. Then comes the production cost budget is typically made up of the following components: material cost budget, labor cost budget, overhead budget and sales budget. Options 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 4 and 1, 2, 3, 4. जब हम प्रोडक्शन बजट की बात करते हैं वो क्या बना होता है? प्रोडक्शन बजट बना होता है जिसमें आप सारी प्रोडक्शन बेस्ड वर्किंग करते हैं कि अगर मैंने प्रोड्यूस करना है तो कितना करना है. वो उसका ना बेस होता है सेल्स के ऊपर. क्योंकि अगर मेरे को पता है मैंने इस बार सेल करने हैं 10,000 यूनिट, तो मैं बनाऊंगी कितने? 10,000 होने चाहिए. तो पुराने कितने पड़े हैं और कितने बनाने हैं, नए वालों के हिसाब से सामान कितना चाहिए, लेबर कितनी लगेगी, ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना. ये मोटी मोटी चीजें तो मेरे को ही देखनी है. तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ये तीन जो है, ये तीन आपके प्रोडक्शन के लिए आते हैं. इसके बेसिस पर, बेस्ड ऑन सेल्स बजट, वी प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट कि हमने प्रोड्यूस कितना करना है. डन. देन which of the following is not a characteristic of fixed budget? fixed budget का कौन सी चीज characteristic नहीं है? first is designed for a specific planned output level, adjusted regularly based on actual activity, not changed with the level of actual activity, या generally prepared for a shorter period. which of the following is not a characteristic of fixed budget? फिक्स बजट वो होता है जिसमें ना हम लोग कहते हैं कि सब कुछ एक जैसा ही रखते हैं, कि पर्टिकुलर एक्टिविटी पे हम सब कुछ बताएंगे. तो आप मल्टीपल एक्टिविटीज पर नहीं जाते हो, आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो मल्टीपल चीजों का. फिक्स बजट का मतलब भी फिक्स है. एक यूनिट उठाए, एक इतना के प्रोडक्शन उठाई और उसी को ब्लाइंडली करते चले गए. तो जब आप उसी को करी जा रहे हो तो वो यहाँ पर आता है आपका. ठीक है ना. डन. which of the following is not true about the marginal costing? मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में इनमें से कौन सी बात सच नहीं है? इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर प्राइसिंग ड्यूरिंग डिसीजन ड्यूरिंग रिसेशन. ये तो वो करता है. इट हेल्प्स इन कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट. वो तो बताता ही वही है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कहता है आप सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकाल दीजिए, जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा. It assumes perfect segregation of fixed and variable cost. It always includes a fixed cost in closing stock valuation. नहीं, ये fixed cost include नहीं करता. क्योंकि अगर हम फिक्स कॉस्ट इंक्लूड कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो सोल है वही आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है कि हम वेरिएबल एलिमेंट को देख रहे हैं. फिक्स का तो हमें सच्चाई पता ही है, फैक्ट है कि इतने लगने ही लगने हैं. अब मुझे उसके बाद वाली चीजें बताओ ना. तो यहाँ पर फर्क है. In which method of costing in each individual product or order treated separately for cost calculation? Process costing, operation costing, job costing and batch costing. In which method of costing is each individual product or order treated separately for cost calculation? Cost calculation के लिए हम किसको अलग अलग निकालते हैं? Process के लिए, ऑपरेशन के लिए, जॉब के लिए या बैच के लिए? देखिए बात होती है जॉब कॉस्टिंग के लिए. जॉब कॉस्टिंग बड़ी चलती है कस्टमाइज. जैसे मैंने आपको बोला कि ना एड्यूटैप के लिए हमको ये ना टी शर्ट्स बनवानी है. दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर एड्यूटैप. ये कहीं और यूज नहीं हो रहे. जब ये कहीं और यूज नहीं हो रहे तो आपको इसी के हिसाब से काम करना है ना. तो ये आ गया. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्राइमरी. तो इसका आंसर आपको बस जॉब कॉस्टिंग का. जॉब कॉस्टिंग कस्टमाइज होता है,
ओह, इसमें एक पॉइंट कम दिया हुआ है, एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए था। टर्न ऑफ द अबव ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है जैसे हमारे पेपर बनता है, पेपर का पहले वो पल्प होता है यूकलिप्टस ट्री का, उसको साफ करते हैं, उसको धोते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, देन दे प्रोसेस इट फर्दर, तो वो धीरे धीरे होता है। ऑपरेशन कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट आपके मल्टीपल अगर ऑपरेशन है, वर्किंग है, तो उसको यहाँ पर काउंट करते हैं। कुछ जगहों पर ऑपरेशन कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग को भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, दैट इज अबाउट व्हाट। ये आपका आता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाकी सब तो छोड़ो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों आया था? क्या वो कॉस्ट के लिए आया था? नहीं, वो तो कॉस्ट अकाउंटिंग आया था। टू मीट द मैनेजमेंट इंटरनल रिपोर्ट नीड्स, ये आया था। टू फुलफिल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इन्फॉर्म एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स और टू प्लान प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ये ना बेसिकली आया था ताकि आप ना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को बता सके और इन्फॉर्म कर सके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को। इसका आंसर सी है, ठीक है। Why are alcohol for human consumption and petrol products excluded from GST? देखिए, जीएसटी के बाहर हमें कुछ चीज़ें रखनी पड़नी थी, क्योंकि स्टेट्स के पास कैसे आएगा? स्टेट्स के पास भी तो पैसा आना चाहिए ना। क्योंकि अगर आप जीएसटी का मॉडल देखोगे ना, ये रहा मेरा जीएसटी। जीएसटी का मॉडल दिल दुखा देता है कई बार स्टेट्स का। क्यों? क्योंकि जो इंट्रा स्टेट है, मतलब जो चीज़ विद इन द स्टेट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बैठे हैं हरियाणा में और हरियाणा में ही कुछ कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर सेल परचेज हो रही है, तो वहां पर लगता है हाफ पार्ट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मान लीजिए 12% लगा, तो 6% आप सेंटर को दोगे और 6% स्टेट के पास जाएगा। मतलब और कुछ बचा ही नहीं। और इसके बाद जो अगर कोई भी चीज बिटवीन हरियाणा एंड आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो रही है, या फिर हरियाणा एंड पंजाब हो रही है, या कोई भी चंडीगढ़ के साथ भी हो रही है जो कि यूटी है, अब यूटी के हिसाब से भी जा रहा ना, तो वो क्या कहते हैं, अब ये इंटर जो स्टेट आ गई ना बात, जो दो स्टेट्स के बीच में आ गई, उसका सारा का सारा जाता है सेंटर के पास। सारा पैसा तो सेंटर के पास पहुंच गया, तो स्टेट्स के पास तो कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए कुछ चीज़ों को उन्होंने बाहर रखा था, और उनमें से एक हमारा पेट्रोल था। और साथ ही साथ आपके पेट्रोल ये आपके जो अल्कोहल है, वो भी बाहर है इससे, ठीक है। इनको इनका ऊपर टैक्स गवर्नमेंट जीएसटी के तौर पर कलेक्ट नहीं करती। प्राइवेट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही इसका पैसा जाता है। डन। ओके एवरीवन, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए बताइए इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? अब क्वेश्चन बड़ा सिमिलर है, हमने पीछे ऐसा क्वेश्चन किया है एक। डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो एक सच है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपके पैसों पर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स या तो किसी गुड पर लगा देते हैं या किसी सर्विस पर लगा देते हैं। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नहीं, जब मैंने सैलरी कमाई तो इनकम टैक्स मैं देती हूँ, जबकि अगर मैंने पिज्जा खाया डोमिनोज से मंगाया तो जीएसटी बनता तो डोमिनोज का था, लेकिन कलेक्ट मुझसे किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया गलत। डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये सच है। वो प्रोग्रेसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी आपकी इनकम बनती है, बढ़ती है, उतना ज्यादा आप टैक्स देते हो। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास क्या होता है, ये वो टैक्स है जिसके पास जितना मर्जी पैसा हो, उसको टैक्स पे उतना रुपया ही दे रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर हम फोन पर बात करते हैं, 28% इज ह्यूज अमाउंट है। 28% अगर हम बोलते हैं उस पर लग जाता है, हमारे एसीज पे 28% लग जाता है। वही चीज एक मिडिल क्लास बाय कर रहा है, वही चीज एक आप मान लीजिए रिच क्लास में बाय हो रहा है। उसके लिए मिडिल क्लास के लिए 1,000 रुपए की वैल्यू जो उसके ऊपर जीएसटी लगा होगा, और वही 1,000 रुपए एक रिच क्लास के पास वैल्यू, वो अलग अलग है। और सोचिए, कुछ खाने पीने की चीजें तो ऐसी है जिनके ऊपर गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, सबको चाहिए, और सब लोग उस पर जीएसटी दे रहे हैं। 10 रुपए गरीब के लिए बहुत अलग है और अमीर के लिए बहुत अलग है। जो जीएसटी कर जाता है वो सब पर सेम टैक्स लगा जाता है। तो इसीलिए ये इन्फ्लेशन में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन डाल गया है इंडिया के अंदर। तो ये टैक्सेशन रिग्रेसिव है। और जो आपका जो फर्स्ट है वो आपका पॉइंट सही है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज पर नहीं लगता इनकम टैक्स, ठीक है। एवरीवन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए।
चलिए अब आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? Determine the cost of producing goods or providing services accurately. Maximization of profit to ensure wealth maximization for shareholders. Cost control by assessing where costs can be reduced or controlled without compromising quality or efficiency. अब हमारे पास क्या कह रहा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस था, देखिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, इसका नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है मेरे को ये पेन बेचना है, मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। कॉस्ट बताओगी तो फिर मैं सेलिंग प्राइस की तरफ भी जा पाऊंगी दिमाग खोल कर। तो वो चीज़ आ जाती है, इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, पहला उसकी वैल्यू जानना और उसकी क्वालिटी ना कम हो। ये ना कॉस्टिंग बड़े प्यार से कहता है कि हम कॉस्ट रिडक्शन करना चाहते हैं बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। आप क्या करेंगे, आप चीज को बल्क में परचेज करेंगे ताकि आपको डिस्काउंट मिले। आप पाई पाई का हिसाब रखेंगे ताकि आपको यूनिट्स का पता हो, यूनिट्स वेस्ट ना हो जाए। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एंड टेकन केयर ऑफ। इसीलिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये प्रोडक्शन की तरफ रहता है। अच्छा, व्हाट इज बैच कॉस्टिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? पैरासीटामोल बैच में बनती है। अब जो अभी बैच निकलेगा 2 साल का, उसकी एक्सपायरी होगी, 1 साल की उसकी एक्सपायरी हो गई। नेक्स्ट इज हमारे जैसे कोई कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, देखिए उसके ऊपर बैच नंबर लिखा होता है क्योंकि इतने बैच में बनी है तो 2 साल बाद उसकी एक्सपायरी हो रही है। वही सेम चीज़ आपकी किस किस में होती है? दिस हैपन्स इन मल्टीपल थिंग्स। किंडर जॉय, किंडर जॉय में क्या होता है, जो ब्लू वाले हैं वो अलग बनते हैं, पिंक वाले अलग बनते हैं, और हर एक का टाइम टेन्योर भी अलग अलग होता है। तो इवन हमारे चिप्स वगैरह सब में बैच कॉस्टिंग यूज होती है क्योंकि एक लॉट बनता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की उसकी एक्सपायरी होती है, फिर नेक्स्ट लॉट बनता है, फिर उसकी एक्सपायरी का टाइम डिसाइड होता है। तो ये आपका बैच पे चलता है, ग्रुप बनता है। अ मेथड यूज टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इन प्रोडक्शन बैच। अ टेक्निक ऑफ फॉर ट्रैकिंग द कॉस्ट ऑफ ईच component in manufacturing process. A cost allocation method used for similar product produced in batches. An accounting approach specific to सर्विस इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं इसकी यानी बैच कॉस्टिंग की, तो बैच कॉस्टिंग क्या है? ये आपका एक कॉस्ट एलोकेशन का तरीका है जो आप एक पर्टिकुलर बैच को देते हैं। उस बैच में जितना भी प्रोडक्ट यूज हुआ होगा, जितनी भी चीजें बनी होंगी, उसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा आप उसको पिक कीजिए और उसको आप डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स मेड इन द बैच। आप उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा पॉइंट नंबर सी। ओके, in which method of costing is each individual product or order treated separately for cost calculation? Process costing, operation costing, job costing and batch costing. जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बनाने की, किसमें हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट को देखते हैं और उसकी कैलकुलेशन अलग करते हैं। अगर मान लीजिए मैं ना कस्टमाइज करके ड्रेस बनाती हूँ, जैसे आई अब उस जो कपड़ा यूज़ होगा गारमेंट के लिए वो डिफरेंट क्वालिटीज़ के यूज़ होंगे। जैसे मुझे फ्लेयर के लिए कुछ कपड़ा चाहिए, मुझे नीचे लाइनिंग लगाने के लिए कुछ अलग कपड़ा चाहिए, मुझे उसकी पर्सन की हाइट और फिटिंग के हिसाब से कपड़ा लाना है। वो हर किसी का कस्टमाइज करके अलग बनता है। जहां पर आपको ये कस्टमाइजेशन वाली बात सुने ना, वहां पर आंसर क्या है? जॉब कॉस्टिंग। आई थिंक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम पीछे करके भी आए हैं, है ना? तो जहां पर आपको कस्टमाइजेशन दिखे वो जॉब कॉस्टिंग है। ओके जी, ये वाला क्वेश्चन प्यार से करना है, भागना नहीं है। अगेन थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया। सो चलिए इसको एक बार समझ ले, क्वेश्चन क्या है। इस एक क्वेश्चन के अंदर आपका बाय प्रोडक्ट वाला को पॉइंट है, तो ये केस स्टडी फॉर्मेट है जो करवा रही हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं इसमें केस स्टडी करवा रही हूँ आपको। अब अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें मैंने ना एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं रखा, मैंने क्वेश्चन उठाकर आपको ले दे दिया। अब इस क्वेश्चन, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैकमिलन बुक में ही दिया हुआ है ये। चलिए इस क्वेश्चन को करें। 60,000 लीटर्स की बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की। मतलब क्या किया, 60,000, ये ना क्रूड ऑयल से ही आपका पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस जो एलपीजी है वो भी इसमें से निकलती है। 60,000 को प्रोसेस किया, इसमें से 30,000 क्या निकला? पेट्रोल निकला। उसके बाद 20,000 लीटर्स का डीजल निकला, और उसके बाद क्या हुआ, 10 लीटर्स का
आपके पास क्या निकला, एविएशन फ्यूल, क्योंकि हम सिंप्लिसिटी पर जा रहे हैं कि कोई प्रोसेस में लॉस नहीं हुआ, जबकि वो होता ही है। एविएशन फ्यूल। द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस टू इज अप टू स्प्लिट पॉइंट, जब तक जिस पॉइंट के बाद पहले इकट्ठी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद सब अलग अलग बेस्ड अपॉन डेंसिटी अलग हो जाते हैं। तो स्प्लिट पॉइंट से पहले तक की जो प्रोसेस थी वो 30 लाख की बनी। आफ्टर द स्प्लिट पॉइंट ऑल थ्री प्रोडक्ट्स वर प्रोसेस्ड फर्दर, फिर वो अलग अलग प्रोसेस हुए। द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पेट्रोल, पेट्रोल बनाने के कितने लगे, 3 लाख रुपए। देन वाइल द प्रोसेस कॉस्टिंग प्रोसेसिंग डीजल एंड एविएशन, डीजल में कितने लगे, 1 लाख रुपीज। और आपके पास लास्ट किस में लगे थे, एविएशन में लगे 1 लाख 50। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आप ना पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल तीनों की वैल्यूएशन अलग अलग निकालिए। अब वो हम कैसे निकाल सकते हैं एवरीवन, चलिए जरा एक काम करते हैं, हम शुरुआत करते हैं पेट्रोल से। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, टोटल हमारी कॉस्टिंग कितनी लगी है स्प्लिट पॉइंट से पहले, 30 लाख है ना। अगर मैं कहूँ पेट्रोल के लिए मेरे टोटल जो मेरे अब तक स्प्लिट पॉइंट से पहले जो टोटल अमाउंट लग रही थी वो 30 लाख लग रही थी। 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितने यूनिट्स, 60 लीटर्स, 60,000 लीटर ऑफ क्रूड ऑयल था। इसमें से पेट्रोल कितना निकला जी, पेट्रोल निकला सिर्फ 30,000 का, मतलब हाफ ऑफ इट बिलोंग्स टू पेट्रोल। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकती हूँ, 15 लाख बेस्ड अपॉन द यूनिट्स एलोकेट किए जा सकते हैं एक्सक्लूसिवली पेट्रोल को बिफोर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एक्सक्लूसिवली पेट्रोल पर कितने लगे हैं, दैट इज 3 लाख रुपीज। तो आई कैन से पेट्रोल पर 15 लाख पहले लगा और 3 लाख लगा बाद में, टोटल बन गया आपका 18 लाख रुपीज। चलिए फिर अब हम चलते हैं आगे। ये निकला पेट्रोल की वैल्यू। अब हम बनाते हैं डीजल की वैल्यू। डीजल कितना था, डीजल था मेरा 20 लीटर, 20,000 लीटर का मेरा डीजल था। 20,000 लीटर मैंने रखे डीजल के लिए आउट ऑफ 60,000। स्प्लिट ऑफ से पहले टोटल लगे थे 30 लाख रुपीज। 30 लाख इंटू 2/6 कर दीजिए एवरीवन, कितना बचा, 10 लाख। 10 लाख रुपीज लगे बिफोर स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ क्या होता है, जब तक पहले सिर्फ क्रूड ऑयल को हम जब स्टडी करते हैं तो वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करना इज वन पार्ट। उसके बाद बेस्ड अपॉन डेंसिटी पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, और आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एटीएफ बोलते हैं इसको वो अलग हो जाएगा। तो ये पॉइंट जिस पर ये अलग हो रहा है उसको स्प्लिट ऑफ कहा जाता है। तो स्प्लिट ऑफ से पहले वी वर हैविंग 30 लाख, तो पर के पास कितना आ गया आपके पास, पर कंपोनेंट 10 लाख हो गए इसमें यहाँ पर डीजल पर। और डीजल पर टोटल कितने लगे थे, डीजल पर मेरे टोटल लगे थे, कहाँ गए, प्रोसेसिंग के लगे 1 लाख रुपीज एक्सक्लूसिवली। तो क्या मैं कह सकती हूँ 10 लाख पे आप ऐड कर दीजिए 1 लाख और आपके डीजल पर लगे टोटल 11 लाख। अब लास्ट रह गया एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन फ्यूल के लिए कितना आया, 30 लाख। ये टोटल बने थे 10,000 यूनिट्स आउट ऑफ 60, है ना। 60 लीटर्स में से तो ये कितना बना, ये आया 5 लाख। 5 लाख रुपीज आपके एविएशन टरबाइन फ्यूल के, और उसके साथ में एक्सक्लूसिव जो इसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 लाख 50 की थी। तो क्या मैं इसमें 1 लाख 50 ऐड कर दूं, अभी टोटल कितना हो गया, 6 लाख 50,000। कुछ नहीं किया मैंने, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले की कैलकुलेशन अलग की, और एक्सक्लूसिव आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेरे कितने लग रहे हैं वो आपका यहाँ आ जाएगा। डन एवरीवन, इसे हम डिफाइन करते हैं एज एविएशन, मतलब ये आपका होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले वाला टोटल जो आपकी कॉस्ट निकल के आ रही है।
ये आपकी आ जाती है इसके अंदर। जॉइंट कॉस्टिंग जो होते हैं ना, ये आपका उसका हिस्सा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है जब ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ना, जब हम जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बॉय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अच्छा, ये तीनों ना जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। तीनों का प्राइसिंग टक्कर का है। कैसे? पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, एविएशन टरबाइन फ्यूल भी महंगा, है ना। तो अगर हम इन तीनों का देखें तो तीनों प्रोडक्ट्स हमको निकालने थे। अब अगर कोई एक्स्ट्रा ही चीज बच रही है तो वो तो बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये याद रखिएगा, आपके बाय प्रोडक्ट और आपके जॉइंट प्रोडक्ट्स के बीच में फर्क क्या है। जॉइंट यानी जो साथ में बढ़ रहे हैं, और आपका ये जो आपका वो होता है बाय प्रोडक्ट, वो एक्स्ट्रा निकल आया है, बनाना नहीं था वो निकल आया है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है, उसको बोलते हैं को प्रोडक्ट। दोनों साथ साथ में बनाए जाते हैं बट होते नहीं है। जैसे आपके पेन और कैप, दोनों साथ में बना दिए जाके जोड़ दिए जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में ही चलते हैं। प्रोडक्शन हो ही रही होती है वैसे, तो वो आपके को प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ में बना लिए जाते हैं। ठीक है, अब चलें आगे। वैसे इसके और भी बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई और एग्जाम्पल है नीचे कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद ज़रूर लिख कर बताइएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टेलीविजन सेट्स ऑफ ओनली वन टाइप। एक ही तरह का बनाता है। द टोटल प्रोडक्शन वाज 3000 सेट्स एंड टोटल कॉस्ट वाज 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए लगाकर हमने 3000 सेट बनाए। क्या कॉस्ट होगी एक यूनिट की एवरीवन? ये तो इजी है। सो द कॉस्ट ऑफ वन इज 3000 यूनिट्स। व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग हैज बीन यूज्ड हियर टू डिटरमिन द कॉस्ट? अब ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कंसेप्चुअल कॉस्टिंग मांग रहे हैं एवरीवन। जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और नन? जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और नन? क्या होगा इसका आंसर एवरीवन? इसका आंसर आ जाएगा यूनिट कॉस्टिंग। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? ठीक है, चलिए जी आगे चले अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जीएसटी? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी पीछे पढ़कर आए हैं, मैंने पूरा प्रोसेस बताया। ये तो आंसर आप कर सकते हो। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी, ये तो जब आप इंटर स्टेट, सॉरी इंट्रा विद इन द स्टेट अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसका एक हिस्सा सरकार का, सेंटर का एक हिस्सा स्टेट का। इंटीग्रेटेड, जब आप करते हो इंटर, दो स्टेट्स के बीच में करोगे तो इंटर स्टेट। और एक्सपोर्ट पर भी जीएसटी लगता है, उसको हम लोग आईजीएसटी ही बोल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगती है हमारे कंट्री में कस्टम ड्यूटी। अभी चल रहा है ना हमारा यूएसए वाला ट्रेड वॉर, उसमें इसी का ही सिनेरियो बन रहा है सारा। अंडर which section of Income Tax Act the senior citizen claim a deduction on interest income earned from their savings account? 80D, 80G, 80TTB और 80E? याद करने का तरीका बताऊं? B फॉर बुजुर्ग, ई फॉर एजुकेशन, जी फॉर गरीबों को दान, डी फॉर डॉक्टर यानी मेडिकल इंश्योरेंस। जी 80G आपका डोनेशंस के रिलेटेड है। 80TTB जो अबव 60 है उन लोगों को बेनिफिट मिलता है, अप टू 50,000 तक उनका ना जो इंटरेस्ट होता है वो माफ होता है। 80E इज फॉर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन जो एजुकेशन लोन होता है उसके ऊपर। तो ये सारे बहुत आसान है, बस तरीका होना चाहिए याद कैसे करना है, क्योंकि पेपर में तो ये सेक्शन पूछते हैं। सेक्शंस को याद करने का फन भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। हाउ डू वी लर्न इट? रट्टा मारना कई बार काम नहीं आता। पेपर का जब डर लगता है ना तो सब भूल जाते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। नाउ कम्स, which of the following best describes the direct cost in cost accounting? Cost that cannot be traced to a specific product or projects। कोई भी कॉस्ट जो हम किसी के साथ में डायरेक्टली रिलेट ना कर सके।
costs that are incurred for production of goods and services and can be directly traced to a specific product, project or department. Costs that are unrelated to the core, डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन से टोटली अलाइंड, सिर्फ उसी के रिलेटेड कॉस्ट होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ही आपका बी बन जाता है, पीछे हमें पॉइंट मिल चुका है। ये बाहर के कोर ऑपरेशंस, मार्केटिंग वगैरह सब मोह माया है। कॉस्टिंग खुद को कहती है कि मैं तो प्रोडक्शन से लिंक्ड हूँ, और डायरेक्ट कॉस्ट होता है जो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये तो प्रोडक्शन वाला बेस ही है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बनाने के लिए मुझे फर्नीचर के लिए वुड चाहिए, वो वुड मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, न्यूमेरिकल से बचने वाले लोग प्लीज 2 मिनट बैठ जाइए, कुछ नहीं करना। एक पेन, एक नोटबुक और 5 मिनट और, ठीक है, ताकि हम ये न्यूमेरिकल खत्म करें, इसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे। आज मैंने आपको एक मेजर केस स्टडी करवाई, और आपको आई थिंक समझ में भी आया होगा कि कुछ नहीं है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल अच्छे से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि ओ गॉड पता नहीं कैसे करेंगे, कुछ नहीं होता उसमें। Calculate the break-even point in terms of sales volume if the sale price is 100 units, if the total fixed cost is 2 lakh, PV ratio is 80%. अच्छा, PV ratio is basically quantity divided by sales, ठीक है। आपको PV रेशियो दी हुई है 80%। अब आप 80% के ऊपर क्या कर सकते हो कि आपका कंट्रीब्यूशन का पोर्शन कितना है, 80%। किसका? सेलिंग प्राइस का। जब भी आपको कंट्रीब्यूशन निकालना हो, ये ना ऐसा क्वेश्चन मैंने ना सेबी के पेपर में भी देखा था, सेबी के 2020 के जो उनका पेपर आया था ना उसमें था, 2020 में नहीं हुआ था वो, 21 में था, हुआ था, रिक्रूटमेंट तब की थी, उसमें ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, और ये आपका सेम सिलेबस में आपके भी है, कई जगह पर ये पूछा जाता है। इसके बाद ये आप सीआईबी में भी पढ़ोगे, तो मतलब इस चीज से छुटकारा नहीं मिल रहा आपको, ये अच्छे से पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकालिए। क्या करना है आपने ना, सेलिंग प्राइस उठाइए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पीवी रेशो को, यानी आप क्या कर रहे हो, सेल्स से कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये से ये कट गया, जो बच गया वो कंट्रीब्यूशन है। तो यानी 80% ऑफ 100 रुपीज करोगे तो 80 रुपीज क्या आ गई आपकी? कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन कहता है निकालिए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला इज आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कौन सा वाला? पर यूनिट। अभी पीछे पढ़कर आए हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है भगवान जितना खर्चा हो रहा है ना वो उतना पैसा तो रिकवर हो जाए, लॉस ना हुए बस मुझे। तो हम क्या करें, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इज 80, कितना बना? 2 लाख डिवाइडेड बाय 80, कितना बचा? 2500 यूनिट्स, इसका आंसर आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो है कि भगवान मैं ना अपना खर्चा तो पूरा कर ही लूं बस। आंसर इज सी। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये आपको वो सारे सॉल्यूशन भी साथ में ही दे रही हूँ, ताकि अगर आप बाद में इसको क्लास को रिव्यू भी करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आज हमने केस स्टडी की है, आज हमने टिपिकल थ्योरी भी की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए, तो ओवरऑल आई थिंक ये क्लास आपके लिए प्रोडक्टिव होनी चाहिए, और न्यूमेरिकल से ना डरने की हिम्मत भी आपको आज मिली होगी, है ना। चलिए जी आगे चले। ओके, नाउ कम्स टीसीएस अंडर जीएसटी इज कलेक्टेड बाय, कौन कलेक्ट करता है टीसीएस? ई कॉमर्स ऑपरेट बाय, कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, डीलर्स और कस्टमर्स। इज कलेक्टेड बाय, अच्छा, टीसीएस तो जीएसटी में कलेक्ट होता है ना, वो एक्चुअली ई कॉमर्स वाले ऑपरेटर्स कलेक्ट करते हैं और सरकार को जमा कराते हैं, ठीक है। किसको जमा कराते हैं? ये सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये आपका उस पर जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्स है ना, यानी इनकम टैक्स, उसका है सीबीडीटी, सेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये दो बोर्ड्स है आपके पास। तो जीएसटी जो हम कलेक्ट करते हैं, टीसीएस जो है वो जीएसटी के अंडर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर लगता है, उनको देना होता है। अच्छा, ये आ गया। अभी हम पीछे वाले इतनी बार कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन करा था, तो उसके ऊपर एक फॉर्मूला और आ गया,
क्या किया था हमने, एक होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर दीजिए, फिर जो आपका निकलता है उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये वाला फॉर्मूला तब तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ अभी तो आज की क्लास में। इसके और फॉर्मूलाज बताओ। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करेंगे उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, जब आप ये बात करते हो ना उसकी ब्रेक इवन पॉइंट की, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, तो आपका सेल्स होगा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जो प्रॉफिट होगा वो होगा जीरो। तो आप बस प्रे करते हो जो पैसा बच गया है वो बचकर फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आ जाए, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए बस, उसके बाद मेरा लॉस नहीं होगा। तो ये आपके पास आते हैं, तो एक ये वाला पॉइंट सही है, ये भी सही है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस माइनस होगा, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हेल्प्स इन फाइनेंशियल कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल या सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलता। बजटिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कॉस्टिंग भी उसके लिए इतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ना आप, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के लिए, एनालिसिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When does the liability to pay GST arise? Receipt of payment, issue of invoice और completion of supply? हाँ जी, when does the liability to pay GST arise? इन तीनों में से अर्लीस्ट जो होता है उसको चूज करते हैं, अभी पीछे कर कर आए थे, आई होप आपको वो क्वेश्चन याद होगा। उसके हिसाब से डी बना, इनमें से जो आपका अर्लीस्ट होगा उसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाता है। By looking at the program budget, we can easily find out which of the following: what is not being carried out, at what cost it is being carried out, और what are the expected results। प्रोग्राम बजट होता है एक्सक्लूसिवली कोई एक चीज के ऊपर जो लगता है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर चीज पर ही जाता है, तो जो आप कैरी आउट नहीं कर रहे उसके तो बात ही नहीं करता, क्योंकि ये एंटिसिपेशन करता है। तो इसका आंसर बन जाता है 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर जिस कॉस्ट पे ये निकालते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है। Which among the following methods are not used to calculate the cost of material in terms of process costing? याद रखिए मैंने आपको अकाउंटिंग में पीछे भी करवाया है, एक मेथड है जो इंडिया कहता है ना ना ये नहीं यूज करना क्योंकि ये सब टाइम पर नहीं लग पाता। वो कौन सा था? वेटेड एवरेज कॉस्ट है, फीफो है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है या फिर लीफो है। हम एक मेथड को बड़ा अवॉइड करते हैं इंडिया के अंदर, उसको बोलते हैं लीफो। ठीक है, लीफो नहीं हम यूज करते, पिछले वाली क्लासेस में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लास्ट इन जो सबसे बाद में आया उसको सबसे पहले निकालना, दैट इज लीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले सेल करना इस फीफो। वेटेड एवरेज होता है कितनी कॉस्टिंग के कितना सामान पड़ा है उसका एवरेज निकाल दीजिए, मतलब टोटल कॉस्टिंग बन गई, जितने भी बड़े हैं 200 के 2 यूनिट पड़े हैं, 400 के भी 250 के भी पड़े हैं, तो इंटू 2 इंटू 4 जितने जितने यूनिट्स बचे हैं, जैसे इसका मान लीजिए 200 इंटू 2 400, और ये आया 1000। आपको ये पता है 200 यूनिट अलग पड़े हैं, 250 रुपए के यूनिट अलग पड़े हैं, तो आपने क्या किया, आपके यूनिट्स ये है, ठीक है, 2 यूनिट्स है और 4 यूनिट्स है। आप बोलोगे मैम टोटल मेरे पास 1400 रुपए का सामान पड़ा है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास 6 है। इसे वेटेड एवरेज कहते हैं। आप ना उसकी कॉस्ट से नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वेट निकाल लेते हो, ये यूज होता है। हम लोग सिर्फ लीफो को मना करते हैं। Then comes ABC. The method of activity based costing is based on process, cost unit, cost driving activity या फिर cost center। अच्छा एवरीवन, आई होप आपको पता है लास्ट वीक आने वाला है, तो ना हमारे प्लीज मैराथन्स वगैरह रिव्यू जरूर कीजिएगा। मैराथन्स बस आने को है, तो साथ में हमारे साथ कैचअप जरूर करते रहिए। जिस कीप एन आए और हम लोग क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, ताकि ना आप लोगों को आइडिया तो रहे कि हमारे कोर्सेज में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, और इसका बेनिफिट आपको उठाना जरूर चाहिए, बिकॉज यूट्यूब पर हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आई थिंक आप अभी आप देख भी रहे होगे IEN IFS के सेशन शुरू भी हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको देखिए।
देखिए ज़रूर, आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों पर इन मतलब हमारे कोर्सेज को साथ में देखते रहे पढ़ते पढ़ते, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, तो वो एफर्ट थोड़ा कम लगता है ना। तो आप ये हमारे साथ एग्जाम वीक में तो डेफिनेटली जुड़े रहिए, ताकि ना आपकी प्रिपरेशन में हम लोग जितना अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं हम जरूर कर दे, और आप अब भी अपने एफर्ट जरूर कर दो, ताकि ना पेपर में फिर क्या होगा, फिर दुख नहीं लगता जब अपनी पूरी मेहनत डाल दी हो। फिर तो चीज होगी चाहिए होगी, आपको पता है आपने मेहनत डाल दी, फिर तो रब भी मदद करता है। साफ सी बात है, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है एबीसी कॉस्टिंग पे वापस आ रहे हैं। एबीसी कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है? ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। जितनी ज्यादा आप एक्टिविटी करोगे उतनी ज्यादा उसकी कॉस्टिंग चेंज होती है, तो ये एक्टिविटी पर बेस्ड है। तो ये आपका ना कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी आएगा, 48 का आंसर गलत है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि मैं ना डिपेंड करता हूँ कि मेरी कोई भी कॉस्ट, आप मतलब कितनी बार कोई चीज़ एक्टिविटी हो रही है। जैसे मैंने कॉस्टिंग लगानी थी, मेरे एटीएम में कितनी बार हम भरते हैं एटीएम को, कैश कितनी बार भरते हैं उसमें, तो जब मुझे वो निकालना होता है ना, तो वो उसकी एक्टिविटी पर बेस्ड होता है। इसका आंसर सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी। देन कम्स आपके पास विच बजट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी और efficiency of the unit to which they are related. प्रोडक्शन बजट, बेसिक बजट, फ्लेक्सिबल बजट और ओवरहेड बजट। कौन सा ऐसा बजट है जो आपको प्रिपेयर करना होता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी? जो आपका देखिए, ये बजट बेस्ड होता है कि आपकी आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। वो सारा आपको जब बनाना होता है, वो इसके अंदर हमें डिफाइन करना होता है कि हमारा प्रोडक्शन का बजट कितना आ रहा है, मेरी बाकी वर्किंग का कितना आ रहा है, वो इसमें हमें काउंट करना होता है। तो इसको जब हम मल्टीपल चीज़ों को लेकर कंसिडर करके चलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, अच्छा लास्ट का आंसर दिख गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? ओनली सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, यहाँ पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग में ना वेरिएबल भी काउंट करते हैं वैसे तो। मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स ओनली कॉस्ट रिकॉर्डिंग, नहीं ये नहीं होता। देन फिक्स कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट, वो भी नहीं होता। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द, नहीं नहीं, वैसे तो ना लास्ट वाले पॉइंट, इसको क्वेश्चन को करेक्ट ही कर दूं, सेमी वेरिएबल वेरिएबल दोनों आ जाती है, तो वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ओनली वेरिएबल कॉस्ट। वैसे इसमें भी सब्जेक्ट आता है, तो वेरिएबल कॉस्ट वाला ही पॉइंट ठीक है। अब ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आई होप आपकी प्रेप अच्छी चल रही है अभी। वैसे जब तक अभी विशा करवा रही थी, लेगेसी अभी भी जारी है। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आपका आंसर भी उसी कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, आंसर मैं वहीं पर दे दूंगी। So stay tuned and be with me. Which or one of the following is not likely to use service costing? Water supply company है, then we have the specific area of transport company, consultancy firm और cement company। तो आपके पास आ जाता है ये water supply company, transport company, किसकी तरफ आपका which one of the following is not likely to use the service costing? कौन सी चीज़ सर्विस कॉस्टिंग यूज नहीं करती? Last is budget is normally considered to be a long term budget if it covers a period of more than 3 months, 6 months, 9 months और 1 year। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जिनको हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। एवरीवन बकल अप, बस हमारे स्केड्यूल्स आपके साथ में शेयर हो रहे होंगे। आई थिंक आपको थोड़ी देर में पूरा मिल भी जाएगा। हमारे ना अब लास्ट वीक आ रहा है, तो सारे एग्जाम्स के वीक शुरू हो रहे हैं। आपको हर रोज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हमारे वेबसाइट पर, हमारे पोर्टल पे देखने को मिलेगा। जल्दी से जाकर उसे खोलिए और उसके साथ में ना अलाइंड रहिए। दैट इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट कि क्लासेस के साथ में ना देखते चलिए कि आपके काम का क्या चल रहा है, कुछ मिस ना हो जाए। अगर कोई चीज़ आपको हेल्प करती है तो वो पर्टिकुलर सेशन मिस आउट क्यों करना है ना। तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट पर और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर साथ में जुड़े रहिए, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। और जिस भी तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोर्सेज के थ्रू या कैसे भी, हम उस चीज़ के लिए डेफिनेटली ओपन अप है।
अच्छा, हमारा ना इस टाइम पर कैप्सूल कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है। मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आपको मिल रहा है 1 शॉट कंसेप्ट क्लासेस हैं। मतलब मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, हर एक मॉड्यूल वाइज आपको उसकी 1 शॉट मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन हो पाएगी। क्या करना है आपको, सिर्फ इन पर जाना है और इनके साथ में पढ़ाई करनी है। अच्छा, क्या करना होगा, चले हमारी वेबसाइट देखें। जस्ट अ मोमेंट। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है और वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे ना, ये मैं आपको जहाँ पर हम पहुँचे हैं ये इसका पूरा प्रोसेस पे दिखा देती हूँ, इस पर कैसे जाना है। ये रही हमारी वेबसाइट। ठीक है, तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, आपको ना हमारी वेबसाइट पर जाना है एडू टैब पे। जैसे ही आप इस पर जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारा जेआईबी का कोर्स। कहाँ गया जेआईबी का कोर्स, और इसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप, सब इसके अंदर है। आप ना यहाँ पर जाकर कैप्सूल कोर्स बाय कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है वो भी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट हमसे पढ़ सकते हैं, और द चार्जेस आर वेरी नॉमिनल एवरीवन। आपको जीआईबी कोड 75, जीआईबी 75 कोड यूज करना है, एंड ये सब आपके लिए अवेलेबल है। सेकेंडली, अगर आप कॉम्बो की तरफ जा रहे हैं तो कॉम्बो भी अवेलेबल है। आप चारों सब्जेक्ट्स इकट्ठे भी ले सकते हैं फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 1500। सो ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे कोर्सेज में जाकर। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए edutap.in पर, और वहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ने का सोच रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी से शुरू हो जाइए और अपनी पढ़ाई पर मैक्सिमम फोकस रखिए और अच्छे से पढ़िए। एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। हम आपके साथ पूरे एग्जाम वीक में जुड़े रहेंगे। तो हमारे साथ में पढ़ते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। सो बकल अप, एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो डिसीजन ले लीजिए, अपने पेड कोर्स से करना है या अपनी प्रिपरेशन आपने किस तरह से स्ट्रॉन्गर करनी है, मैकमिलन बुक खोलनी है, जो भी करना है वो डिसीजन आपका हो जाना चाहिए अब तक तो, क्योंकि टाइम ही कुछ नहीं बचा। जब टाइम कुछ नहीं बचा तो डिसीजन होना चाहिए मैंने ये करना है, और उसके हिसाब से ही आप करना ब्लाइंडली शुरू कर दीजिए, बिकॉज द टाइम इज टेकिंग अवे। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। विद दिस पॉजिटिव नोट मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। अगर ये आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अमंग ऑल द बैंकर्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ये 4 हो गए, प्लस हमारे अपकमिंग वीक्स में आपके बहुत से सेशंस अलाइंड है। और हमारी 10 मिनट सीरीज भी चल रही है जिसमें मैंने बहुत से टॉपिक्स को क्विकली 10 मिनट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिनमें आप ना उन छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए एंड गिव योर बेस्ट शॉट। Thank you so much, everyone. God bless you. Bye bye, and keep learning and keep growing. Thank you.